Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, so this is part 2 of your exercise number 11 point. Oh, sorry, 13.2, right? Exercise 13.2 जो हमने कल स्टार्ट करी थी ऑफ योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पार्ट 2 अभी हम कर रहे हैं। करेक्ट? सही है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने पार्ट 1 में खत्म किए और क्वेश्चन नंबर 11 से बचे हुए क्वेश्चंस आज अपन सेकंड पार्ट में लेने वाले हैं। द टॉपिक नेम इज व्हाट? बोलो, टॉपिक नेम इज व्हाट? नहीं, गलत बोला। थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दिस इज द टॉपिक नेम। बट ये टॉपिक नेम तो है, ठीक है, इसमें तो सिंपली पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट करना है अपने को, लेकिन ये कब करना है? यस। द तो मैं इस एक्सरसाइज का पता है मेन जो टॉपिक है ना, मैं ये रखता ही नहीं हूँ। मैं इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक रखता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स सीख लो बेटा, ये तो आप कर ही लोगे, है ना। इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स चेक करना सीख लो, होता है क्या है वो सीख लो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स इज द टॉपिक फॉर द एक्सरसाइज एज पर मी, है ना। फिर मल्टीप्लाई तो आप कर ही दोगे। ठीक है, चलो, तो इस पे बेस्ड हमने कल कुछ क्वेश्चन सोल्व किए और कल जहां पे अपन ने छोड़ा था वहीं से पिक करेंगे बेटा, है ना। कल अपन ने एक जगह आके छोड़ा था, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। कल हमने एक जगह आके ये छोड़ा था कि इफ ए एंड बी आर, इसका प्रूफ पेंडिंग है अभी, एग्जाम्पल में है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, याद है, नोट भी कहा था मैंने लिख देना, तो क्या होगा? तो बहुत कुछ होगा, तो तीन बातें होंगी। देन देन सो आर ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी, ए डैश एंड बी डैश। इस लाइन से आप क्या समझे, पढ़िए, कुछ समझ आया? यूनियन इंटरसेक्शन का है भाड़ में, वो तो अंदर कॉन्सेप्ट में घुस रहे हैं अपन, वो एक अलग बात है। इस लाइन से क्या समझे आप? केवल जनरल कैजुअल बात कर रहे हैं, ज्यादा इतनी ज्यादा हाईफाई मैथमेटिक्स। बी होंगे, सो आर। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए और बी डैश भी होंगे, ए डैश और बी भी होंगे, डैश। कहने का मतलब है, अगर ए एक घटना है, बी एक घटना है, ए की घटना बी को प्रभावित नहीं करती, बी के होने की घटना ए को प्रभावित नहीं करती, तो ए के होने की संभावना बी के नहीं होने की संभावना को भी प्रभावित नहीं करेगी, और ए के नहीं होने की संभावना बी के होने की संभावना को प्रभावित, और ए के नहीं होने की संभावना बी के नहीं होने की संभावना को भी प्रभावित नहीं करेंगे। ये पेयर ऑफ इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। दैट मीन्स अगर आप यहां पे ये कर पा रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आप यहां पर भी ये कर पाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और बाकियों में भी कर पाओगे। समझ गए क्या? समझ गए भाई? अगर आप वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या कर पाते हो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, तो ये भी तो इंडिपेंडेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आप कर सकते हो। केवल इतना पता हो कि ए और बी इंडिपेंडेंट, ये भी मैंने याद करवाया है, इसका प्रूफ पेंडिंग है एग्जाम्पल में, है ना। सरल सा प्रूफ है, अपन ले लेंगे फटाफट चलते फिरते कभी, है ना। ठीक है, अभी एक्सरसाइज में अगले कुछ क्वेश्चंस इस लॉजिक्स पे बेस्ड है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये ऐसे नहीं करवा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन इस लॉजिक्स पे बेस्ड है जो भी मैंने आपको बताई। शुरू करें 11th क्वेश्चन। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, भैया खुद ने ही कह दिया ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स से, मजे हो गए। पता नहीं लगाना ना, पता लगाना में बड़ा मुश्किल होता है कि है या नहीं, है ना, वर्ड प्रॉब्लम होती है, तो अब अपने को पता नहीं लगाना, खुद ने दे दिए कि इंडिपेंडेंट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दी, आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन का आंसर तो शायद ही इस लेवल पे आने के बाद बच्चा ना दे पाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को मैथमेटिकली क्या कहते हो आप? यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो, कोई तकलीफ थोड़ी ना। इसका अपन अच्छे से सुनहरे अक्षरों में रीजन देंगे, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मजाक नहीं है, ऐसे कुछ लॉजिक है मेरे पास। आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड इट इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, कई बार गिवन होता है, कई बार पता लगाना होता है। ठीक है, सो जस्ट डू दिस एंड मजे करो। अगले क्वेश्चन पे चलो, 0.18 चेक करो आंसर।
बढ़े आगे। अब अगले क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान से चलना है ना, पहला तो ऑब्वियसली सरल ही आता है। दूसरा सुनो क्या कह रहा है, कर दूं उसको डिलीट। ए एंड, अब सुनना ध्यान से, ये देखो मैं इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं, ये लिखना ही आना चाहिए बस आपको, बाकी तो सब आप कर दोगे। कैसे लिखूंगा मैं इसको? यस, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली लिख रहा हूं, पी, ए फॉर एप्पल, ए जैसा है, एंड मतलब इंटरसेक्शन मैथमेटिकल, एंड नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट बी डैश। अब ये कैसे निकालें, अब ये कैसे निकालें? तो दो तरीके हैं इसको निकालने के। पहला तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करवाए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूले याद करवाए मैंने आपको। ए डैश यूनियन बी डैश ना, वो तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है तो डी मॉर्गन लो लग जाता है, वो डी मॉर्गन लो तो दोनों पे होता है तब लगता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवाया, या तो आपने नोट्स में लिखा नहीं है या फिर रिवीजन नहीं है, कुछ तो मिसिंग है, और कल परसों ही करवाया। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आगे आगे क्या, उस बात को एक बार भूल जाओ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, उस बात पे मैं अभी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, डोंट वरी। मैं उसके अलावा इंडिपेंडेंस ही हमारे जिंदगी में होती ही नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारी जिंदगी में होते ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते, क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक है। यस, बी, बी की तो डैश है, बी का क्यों निकालूंगा मैं, बी का तो डैश है भाई। इट इज इक्वल टू, जो पूरा है वो तो पूरा है, इसमें से इनका इंटरसेक्शन माइनस करो, ठीक है। और मान लो ए नॉट एंड बी होता फिर ए इंटरसेक्शन बी ही माइनस होगी हमेशा, बस जो पूरी है उसमें से माइनस होगी, ठीक है। ये सेट थ्योरी है, ये तो 11th में पढ़ते हैं अपन है ना, अभी 12th क्लास का। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का लॉजिक तो अब घुसाऊंगा मैं इसमें है ना। तो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर क्या आएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल गिवन है ना क्वेश्चन में, देखो चेक करके बताओ, बताओ। 0.3, और कोई कहे सर ये कहां से निकालो, अरे पहले क्वेश्चन में क्या निकाला है तूने, क्या निकाला, यही तो निकाला है 0.18, तो यूज नहीं करेगा क्या, नहीं करेगा क्या, बता करेगा ना। तो 0.12 आंसर तो आ गया सर। पर सर आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स का लॉज, 30 में से 18 गए है ना, ठीक है। 0.30 है ना, या 0.3 है ना, ठीक है। नाउ व्हाट, सर आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स का लॉजिक नहीं लगाया, मजा नहीं आया, ऐसा लगा ही नहीं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ रहे हैं, ये तो आपने 11th क्लास का लॉजिक लगा दिया। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करता हूं मैं, अब इस क्वेश्चन को दूसरी अप्रोच से देख रहा हूं मैं। दूसरी अप्रोच में मैंने कहा कि सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो सर अगर ए और बी का जोड़ा इंडिपेंडेंट है तो एक्चुअली ए और बी का जोड़ा नहीं है, चार जोड़े इंडिपेंडेंट है, या तो ये भी नहीं है, या तो अगर ये नहीं है तो उनमें से कोई भी नहीं है, और ये है तो चारों है। कौन सा? इंप्लाइज, इंप्लाइज ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, होंगे नहीं होंगे, होंगे। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं उसका प्रूफ पेंडिंग है, कोई बात नहीं, अभी के लिए याद रख लो, होंगे है ना। अब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, ए और बी डैश इंडिपेंडेंट हैं, तो इनकी साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, यस और नो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मेरे पास है, सर बी डैश नहीं है, अरे कोई बात नहीं बच्चे, बी डैश की प्रोबेबिलिटी आप ऐसे निकाल सकते हो ना, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, निकाल सकते हो। अब वैल्यूज पुट अप करो, बी की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है बच्चे, 0.6 इंटू 1 - बी की प्रोबेबिलिटी, हाँ यहाँ ए आएगा, सॉरी यहाँ बी कैसे हो गई, यहाँ 0.3 और 1 - ठीक है, और वहां पे क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। सो 0.3 गुणा 0 और कितना होता है बेटा, चेक करो आंसर, ये देखो ये, इससे चेक कर लो, आंसर की जरूरत ही नहीं है, सेम आया कि नहीं आया। वो 11th क्लास का लॉजिक था, अब 12th में सर मैं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ा चुका हूँ, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ा, देखो इधर कहीं भी मल्टीप्लाई किया मैंने प्रोबेबिलिटी का, किया क्या यहाँ किया, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स वी कम टू दिस कंक्लूजन। एग्जाम में ऑब्वियसली आपको नीचे वाला मेथड यूज करना है, नॉट ऊपर वाला मेथड यूज करना है, आपको पता होना चाहिए, हालांकि ऊपर वाला मेथड, मान लो एमसीक्यू आ गए तो एमसीक्यू में किसी से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर है? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखना अब। ए और बी, मैथमेटिकली ए और बी को क्या लिखते हैं अपन? ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अरे सर 11th क्लास में सीखा था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है ना, वो ऐसे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बहुत मजा आ रहा है सर ये करने में, इतना सरल चीज है ये तो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 0.3, 0.6, और ए एंड बी की निकाल चुके हैं हम, 0.18। इससे सरल कोई चीज ही नहीं है सर, मजा आ गया। 6 और 3 90, 90 में से 18 का 0.72, चेक करो आंसर। पर सर आपने जो सिखाया उसका एप्लीकेशन कहाँ आया इसमें? आपने जो सिखाया उसका एप्लीकेशन कहाँ आया? इस क्वेश्चन में तो आएगा भी नहीं। इस क्वेश्चन में तो आएगा भी नहीं। इसमें तो सीधा सीधा ही पूछेगा, तो इसका और कोई तरीका है क्या? लेट मी थिंक। हाँ, ए यूनियन बी का होल डैश होता तो दूसरा तरीका होता, पर इस क्वेश्चन का तो और कोई तरीका नहीं। ठीक है ना? यस, मजा आ गया इसमें तो। फोर्थ पे आ जाओ। नाइदर ए नॉर बी, यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता, कितना भी समझा दो, और समझ में आता है तो थोड़े टाइम के लिए समझ में आता है, फिर 2 दिन के बाद भी पूछो तो सर वही गोल मोल करके बात करते हैं। ठीक है, ना तो ए चाहिए। मैं तो भैया कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो बिल्कुल सरल साधारण आदमी हूं, तो मैं तो पी, ए नहीं चाहिए तेरे को, मत ले। बी भी नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं चाहिए ना तेरे को। ये भी, ये नहीं चाहिए होता तो ए डैश, ये नहीं चाहिए होता तो बी डैश, लेकिन तेरे को दोनों इवेंट घटित कराने हैं। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो इंटरसेक्शन ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अब अगर मैं क्लास 11th में होता तो मैं डी मॉर्गन लगा देता। मैं क्या लगा देता? डी मॉर्गन। डी मॉर्गन क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है ना, ए यूनियन बी का होल डैश होता है सर। और जो ए यूनियन बी के होल डैश की प्रोबेबिलिटी होती है ना, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। भाई किसी भी इवेंट के डैश की प्रोबेबिलिटी 1 में से उसके होने की इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। और थर्ड क्वेश्चन में मैं अभी निकाल के आया हूँ, 7 2 इक्वल टू 8। आंसर तो आ गया, बट आंसर आया है एज पर द नॉलेज ऑफ क्लास 11th। अब 10th, इसमें 12th की बात करते हैं। तो 12th में मैं देखूंगा मुझे क्या चाहिए था, एक बार वापस लिख देता हूं मैं। मुझे ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं क्या? हैं क्या? कहां से पता चला? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर, मैं क्या करूं? मुझे थोड़ा ना पता है ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है। जो भी है वो इंडिपेंडेंट है, इतना पता है। तो इनसे तो 3 जोड़े और पैदा हो जाते हैं कि ए और बी डैश, ए डैश और बी, और ए डैश और बी डैश। यही तो दो है हमारे पास, नीचे चेक करो, ये तो दो हैं। ये भी तो इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है। होता है सर। ए डैश बी डैश कहां से निकालूं? बड़ी आसानी से निकाल ले, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वेरी गुड। यस, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी? और 1 - 0.6। ठीक है, सो 1 - 0.3 यानी 0.7 क्या होता है? भैया सब चीज मैथमेटिकली प्रूव हो रही है, हवा में बात नहीं की जा रही है। हवा में नहीं कि बेटा कर लो, ऐसा ही होता है। हर चीज मैथमेटिकली प्रूव हो रही है, क्योंकि इस चैप्टर को लॉजिकली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? आपके साथ जो 3D में हुआ ना, जो आप कह रहे थे कि सर है ना 3D पढ़ ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको तो यही समझ नहीं आ रहा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उससे बुरा हाल होगा यहाँ पे। वहां तो फिर भी काफी कुछ ठीक था, कम से कम 10 में से 7 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं, 3 क्वेश्चन ही घुमा फिरा के आते हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ 10 में से एक क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे अगर आपने बेस से नहीं पकड़ा है तो। समझ गए क्या? क्लियर है? सो आई विल सजेस्ट यूज दिस मेथड। यूज दिस मेथड बिकॉज यू आर इन क्लास 12th और अगले कॉन्सेप्ट इस पे आधारित है। तो उस कॉन्सेप्ट को आप इस चीज का यूज करोगे तो ही तो आगे अप्लाई कर पाओगे। समझ गए? ठीक है ना? हालांकि अब आंसर तो इससे भी निकाल सकते हो, कौन मना थोड़ा करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलें, अब अगले क्वेश्चन से क्या होगा? ये जो अभी अपन ने इस क्वेश्चन में किया यही करना है, यही करना है। पर ए और बी इंडिपेंडेंट दे रखे थे, अब देगा नहीं, सोचना है। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी
पूछा था ना आपसे। अब प्रोब अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, ये एक्सप्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, ये भी खुद को ही बनाना है। वो तो घटना बता देगा। अब उसको आपको समझना है कि ये नीदर ए नॉर बी है, या इधर ए और बी है, या नॉट ओनली ए बट ऑल्सो बी है, क्या है, ये आपको सोचना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आ गई आपकी वर्ड प्रॉब्लम, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्वेल्थ को मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्वेल्थ बहुत कुछ सिखा के जाता है, क्लास भी ट्वेल्थ ही है, क्वेश्चन भी ट्वेल्थ ही है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस बढ़ गई। ओके, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, छोटा सा क्वेश्चन है देखने में तो ना। वैसे तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप ट्वेल्थ क्लास में नहीं भी होते, टेंथ में भी होते हैं ना, तो लॉजिक से निकाल लेते हैं ना, क्योंकि लॉजिक तो आपने पॉलिटिक्स सीख लिया। बट जो नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसके हिसाब से निकालना है, या एटलीस्ट इलेवंथ में तो निकाल ही लेते हैं, टेंथ में नहीं निकाल पाते। तो ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, थ्राइस यानी तीन बारी डाइस को थ्रो करोगे, ठीक है। तो कितने ये सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, 216, 216, ये मुझे पता है, एंड ऑब्वियस बात है कि मैं 216 का सैंपल स्पेस नहीं बनाने वाला हूं, पागल थोड़ा, पागल कुत्ते ने थोड़ा काटा है मुझे, ठीक है। सो पहले लाइन तो मैं लिख दूंगा सुनहरे अक्षर में, हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, फालतू चीजें नहीं लिख रहा हूं मैं, मुद्दे पे आऊंगा ना। हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग ए डाई थ्राइस, एक्चुअली फालतू की चीज नहीं है, करना है आपको, मतलब है ना, अभी के इस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम पे अपने को जो है मुद्दे पे आना है ना। हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग ए डाई थ्राइस। पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि तीन बारी अगर मैं एक डाइस को फेंकूं तो आउटकम्स आना इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, सोचो। एक बार फेंका, कुछ भी आया, दूसरी बार जो आएगा पिछले वाले से पूछ के आएगा क्या, भाई भैया तू पहले क्या आया था, तो मैं उस हिसाब से आऊं, नहीं, अपनी मर्जी से आएगा, तीसरी बार भी अपनी मर्जी से आएगा। तो मैंने क्या कहा था, इंडिपेंडेंसी पिछली बार दे दी ना, एन बी इन इवेंट्स आर, इस बार आपको सोचनी है, तो पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए, पढ़ते ही पढ़ा पता चल गया, अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस है ना सर, ऐसे बोलो, सीधी सीधी बात बोलो, ठीक है। चलो, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होगा, एक बार डाई को थ्रो करूंगा तो 6 आउटकम्स, दूसरी बारी में 6, तीसरी बारी में 6, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया तो 216, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है सर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, कम से कम एक बारी तो ऑड नंबर दे दो, कम से कम एक बारी बस मुझे ऑड नंबर दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब कम से कम एक बारी ऑड नंबर दे दो, तो आपको एक बार ऑड नंबर मिल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, दो बार मिल जाएगा तो भी खुश है, तो भी चलेगा, और तीन बार मिल जाएगा तो भी चलेगा, चलेगा। तो कब नहीं चलेगा, तो सुनो, 216 में से पहले, ये तो ऐसे कह रहा है आपको, ये पता है क्या कह रहा है आपको, ये आपको ऐसे कह रहा है कि भैया ऐसे निकालो, आपको एटलीस्ट एक ऑड नंबर चाहिए, एटलीस्ट वन ऑड नंबर चाहिए, तो आप पहले एक ऑड नंबर वाले केसेस काउंट करो। फॉर एग्जाम्पल उन 216 में से एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि मान लो कि 1 4 6, इसमें एक ऑड नंबर है, अब उल्टा फिर ये वन भी बीच में आएगा, फिर वन भी सिक्स आएगा, ऐसे करके फिर वन के बाद अगले ऑड नंबर थ्री के केस, वन टू ऑड नंबर नहीं है ना, थ्री के बनाओ, फिर हाँ, हाँ ना, फोर और सिक्स भी चेंज हो सकते हैं और इवन नंबर्स भी आ सकते हैं, तो सोचो एटलीस्ट एक ऑड नंबर, ये तो वन ऑड नंबर के केस हैं अभी तो, और फिर टू ऑड नंबर्स के केसेस काउंट करो, वो जैसे दो ऑड नंबर ले लिए मैंने, 1 3 और एक ही वन ले लिया 6, फिर और भी इनके कॉम्बिनेशन बनाओ, और फिर थ्री ऑड नंबर भी चलते हैं उसको, तो सर थ्री ऑड नंबर के ही खुद के खूब बहुत सारे केसेस होंगे, 1 3 5, है ना, 1 3 5 को भी शफल करो इधर उधर, तो सोचो कितने सारे केसेस हो गए। तो जनरल प्रोबेबिलिटी जो होती थी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो मैं लगाऊंगा नहीं, क्लास टेंथ है पर उसको लगाऊंगा नहीं, तो कुछ और तो सोचना पड़ेगा। क्या सोचें, क्या आ रहा है माइंड में, कैसे अपन उन केसेस को काउंट कर लें जो कम से कम एक ऑड नंबर देते हैं, कम से कम एक ऑड नंबर मिलना चाहिए। मैं प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं तनिष, आप प्रोबेबिलिटी निकालने के बारे में मत सोचो, मैं तो सोच रहा हूं उन केसेस को कैसे काउंट करूं, उन 216 में से विथआउट ड्रॉइंग द सैंपल स्पेस। एक तरीका तो है सैंपल स्पेस बना दो सर, एक बार की टाइम लगेगा जो लगेगा, 216 में से पिक कर लूंगा मैं एटलीस्ट। मैं कह रहा हूं कि कैसे मैं डायरेक्टली विथआउट ड्रॉइंग दैट सैंपल स्पेस में 216 में से वो आउटकम्स काउंट कर लूं जो कम से कम एक ऑड नंबर देते हैं। नहीं समझ आया, तो वो तो काउंट कर रहा है फिर तो अलग अलग, फिर तो तू काउंट कर रहा है अलग अलग, कोई दूसरा तरीका नहीं है।
एलिमिनेशन मेथड। आपको कम से कम एक ऑड नंबर चाहिए। आप जीरो ऑड नंबर के काउंट कर लो, 216 से माइनस कर लो। उल्टा सोचो ना भाई, एटलीस्ट एक ऑड नंबर में आपको एक ऑड नंबर वाले केस को काउंट करना है, दो ऑड नंबर वाले केस को काउंट करना है, तीन ऑड नंबर वाले केस को काउंट करना है। दुनिया में चार ही बातें हो सकती हैं अगर तीन डाइस को थ्रो करूंगा तो, या तो जीरो ऑड नंबर, एक ऑड नंबर, दो ऑड नंबर। ऑड नंबर के केसेस, नंबर ऑफ ऑड्स कितने आएंगे फेंका मैंने कहा यार या तो एक भी ऑड नहीं आया होगा तीनों में से, या फिर एक ऑड आया होगा, या फिर दो ऑड आए होंगे, फिर तीन आए होंगे। आपको एक दो तीन तो चाहिए, क्या नहीं चाहिए? जीरो ऑड, जीरो ऑड यानी कि सारे इवन। तो सारे इवन के केसेस काउंट करने में फायदा है कि नहीं है, और 216 से माइनस करने में फायदा है कि नहीं? हालांकि वो भी लेंथी टास्क है, लेकिन इससे तो सरल है, इससे तो सरल है। क्या समझ आया? ठीक है, आप सुनो। ये लो, तो मैंने लिखा यहां पे, मैंने क्या लिखा, मैंने इवेंट्स माने है ना। लेट द इवेंट्स बी, देखना, लेट द event a be, let the event a be that we get, पहले में इवन आया ना, we get even number on the first throw, even number on the first dice, ठीक है, on the dice वन या फर्स्ट डाई। ओके, इवेंट बी मान लिया मैंने, लेट द इवेंट बी दैट वी गेट इवन नंबर ऑन द सेकेंड डाइस, डाइस नहीं डाई, सिंगुलर में डाई, ठीक है। एंड लेट द इवेंट सी बी दैट वी गेट इवन नंबर ऑन द थर्ड डाई। कोई डाउट नहीं? अब आपको क्या पहला इवेंट घटित कराना है? नहीं। क्या दूसरा कराना है? नहीं। क्या तीसरा कराना है? नहीं, तीनों ही कराने हैं, क्योंकि तीनों पे इवन नंबर चाहिए, फर्स्ट पे भी इवन, सेकंड पे भी इवन, थर्ड पे भी। अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड दुनिया में नहीं होते, केवल ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालता, केवल बी की निकालता, 10th लेवल पे ए की प्रोबेबिलिटी निकालता, बी की निकालता, सी की तो कैसे निकालता? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालता बताओ मुझे, बताओ कि आपको केवल पहले डाय पे इवन नंबर चाहिए। तो टोटल कितने इवन नंबर्स होते हैं? 3 आउट ऑफ 6। तो आप 3/6 लिखते हैं, यानी कि 1/2 लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी होती ओनली, तो भी आप 3/6 यानी कि 1/2 लिखते। और सिमिलरली अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालनी होती तो भी आप 3/6 यानी कि 1/2 लिखते ही लिखते, लिखते ना, लिखते ही नहीं लिखते। नाउ अब मैंने एक चीज सोची, मेरे को 216 इवेंट्स, 216 सैंपल पॉइंट्स सोचने की जरूरत ही क्या है? ये लोग काट देता हूं मैं इस लाइन को, इसकी जरूरत ही क्या है? मुझे तो तीनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कराने हैं और तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट 1/8, 1/2, 1/2, 1/2 खत्म। और उसको वन में से माइनस करो, 7/8 इज आंसर, क्योंकि ये तो तीनों पे इवन आने की प्रोबेबिलिटी है ना। समझ में आया? ये तो उल्टी चल रही है, ये तो उल्टी चल रही है, सुल्टी तो जो उसने पूछी उसके उल्टा, उल्टी दिशा में चल रहा हूं अभी तो मैं। ठीक है, समझ आया? मैं एक लाइन लिखूंगा, नाउ सिंस इट इज क्लियर, उसने तो नहीं कहा लेकिन मैंने पहचान लिया, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट events A, B and C are independent. Events A, B and C are what? Independent. So probability of A intersection B intersection C, probability of A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी। भाई जनरल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट करो ना, केवल ए घटित कराना होता, केवल बी घटित कराना होता, केवल सी घटित कराना होता, सारे एक साथ कराने, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इनकी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। सो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कि ये तो आ गया 1/8। बट ये मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो उल्टा सोचा था। अब मुझे क्या चाहिए था क्वेश्चन में? मुझे चाहिए था नाउ, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं इस चीज को। नाउ हमको चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, ये मुझे चाहिए था सर। तो ये एग्जैक्टली इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग 3 इवन नंबर्स है ना, गेटिंग 3
इवन नंबर्स, और गेटिंग थ्री इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी मैं अभी अभी निकाल चुका हूं 1/8, सो आंसर है 7/8। आंसर मैच करो एक बार, अभी क्वेश्चन के पहलू खत्म नहीं हुए, आंसर मैच कर लो एक बार थी। कर लिया, समझ आया, ये समझ में आया। तो पहली चीज तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में ऐसे सोचा करो कि अगर केसेस आपके क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा हैं तो आप उल्टे भी निकाल सकते हो, पहली चीज तो ये है ना। दूसरी चीज सुनो, अब आपने ये भी सोच लिया, लेट्स से कि खुशी ने ये सोच लिया कि सर मैं उल्टा सोचूंगी और मैं क्या करूंगी, 3 इवन नंबर के केसेस निकाल लूंगी। तो 3 इवन नंबर के केसेस भी 216 से छोड़, अभी सोचने भारी काम था कि नहीं था। अभी 216 में से वो 3 इवन नंबर्स के केसेस सोचना भी भारी काम था। तो सर आपने उल्टा सोचने पे तो मजबूर किया, बट अभी भी मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, वो 216 में से फिल्टर करना मेरे लिए भारी काम है। तो फिर तनिष ने कहा कि 216 को मार गोली, ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट से मजे कर, ए बी सी का अलग अलग इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकाल ले और सारे सही है तो फिर मैंने कहा कि जब तू ऐसे ही कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ही लगा रहा है, तो फिर खुशी तूने क्यों उल्टा सोचा। सीधे सोचने में भी तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, भाई इसने उल्टा सोचा, उल्टा सोच के मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, जब तेरे पास मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का हथियार है तो तू सीधे में भी लगा सकता है, फिर उल्टा क्यों सोच रहा है। तो अब सीधे में लगा रहा हूं, अब सीधे में लगा रहा हूं, मतलब वो इवन नंबर फिल्टर नहीं कर रहा हूं, अब मैं वाकई में एक ऑड नंबर, दो ऑड नंबर, तीन ऑड नंबर निकालूंगा, बट 216 में से नहीं छाटूंगा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से निकालूंगा। शुरू करूं, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे सर ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट एन ऑड नंबर एटलीस्ट वन, एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, कम से कम एक ऑड नंबर चाहिए। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑड नंबर, गेटिंग वन ऑड नंबर। अब देखो एक ऑड नंबर आएगा तो आपको चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, दो ऑड नंबर आएंगे तो भी आपको चलेगा, और तीन ऑड नंबर आएंगे तो भी आपको चलेगा, तो आप एक तरीके से और लगा सकते हो। और का मतलब क्या होता है, प्लस, है ना। तो मैं चाहे एक स्टेप में कर लो चाहे दो स्टेप में प्लस लगा दूं अभी के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ऑड नंबर्स भी चलेगा आपको, गेटिंग टू ऑड नंबर्स भी चलेंगे मुझे, और सर तीन आ जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए, गेटिंग थ्री ऑड नंबर्स भी चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। अब एक ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, एक ऑड बाकी इवन, एक ऑड बाकी इवन। तो सुनो, लेट्स से कि ऑड नंबर आने को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब उसका नाम रख देता हूं, ऐसे मान लो ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन, ऐसे रख लूं मैं नाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको पहले लिखना पड़ेगा इस अप्रोच से अगर आप चल रहे हो तो, लेट द इवेंट्स ओ बी दैट वी गेट एन ऑड नंबर, लेट द इवेंट्स ई बी वी गेट एन इवन नंबर, ये रख लेना आप। तो एक ऑड नंबर अगर आ रहा है तो कितने तरीकों से आ सकता है पता है, वो भी तीन तरीकों से आ सकता है। एक ऑड नंबर चाहिए तो ऑड इवन इवन, या फिर प्लस ऑड को बीच में लो, इवन ऑड इवन, या फिर ऑड को लास्ट में लो, इवन इवन ऑड। ये तो केस केवल और केवल अभी हुआ है किसका, किसका, बनना, एक मिनट रुको, ये ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ऐसे लगाओ और इस पूरे को एक ब्रैकेट में पैक करो कि ये तो केवल अभी एक केस काउंट हुआ है सर, डन, ठीक है। अब दो और नंबर की बात करें, इसके भी तीन केस बनेंगे, मानते हो ना, तो बनाओ उसके तीन केस, प्लस दो ऑड नंबर चाहिए, तो दो ऑड नंबर चाहिए तो सबसे पहले आप ऑड ऑड इवन कर दो, फिर आप इवन को बीच में ले आओ, चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इवन ऑड, और फिर इवन ऑड ऑड, ठीक है। ये आपने बना दिए क्या, दो ऑड नंबर्स के केस। और तीसरा का तो आप मानते हो एक ही बनेगा, एक ही बनेगा, ई ई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन ई, ओ सॉरी सॉरी, ऑड ऑड, ऑड ऑड, ठीक है, फाइन, ठीक है। अब सर ये क्या छांटने बैठे हुए हैं इसके केसेस 216 में से, नहीं, अरे तेरे पास मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है ना, सब में लगा दे, अभी 2 मिनट में लगा देगा, देख भैया। अगर और तीन इवेंट, तीन डाइस को थ्रो करना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो तीनों पे ऑड आना या इवन आना की जो प्रोबेबिलिटी है उनका प्रोडक्ट कर सकता है ना, तो पहले पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी बोल दे 1/2, तीन ही तो ऑड नंबर होते हैं आउट ऑफ 6, दूसरे पे इवन आने की प्रोबेबिलिटी बोल दे 1/2, तीसरे पे 1/2, यस और नो,
पहले डाइस पे ओड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे डाइस पे अलग से, मतलब पहला तीसरा होता ही नहीं, केवल दूसरा होता, और उस पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, फिर तीसरा होता है उस पर 1/2। अब तीनों साथ में चाहिए और तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, हमारे पास बहुत बड़ा हथियार मिला है हमको, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप मानते हो सबकी 1/8 होगी, सबकी 1/8 ही होगी। सो 1/8 1/8 1/8 बराबर 3/8 प्लस 1/8 1/8 1/8 3/8 प्लस 1/8। ये लो, मैंने कोई उल्टा नहीं सोचा, बट फिर भी मैंने आंसर 7/8 लाया। मैंने उल्टा नहीं सोचा, इवन नंबर से माइनस नहीं किया, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यूज करी। समझ गए क्या? 1/8 1/8 1/8 3/8 1/8 1/8 भाई, एक की 1/8 निकली तो सब ऐसे ही तो है, इवन ऑड इवन, सब में 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो सबकी 1/8 है, जितने भी ये सात चीजें रखी हुई है, सात को 1/8 से इंटू कर दो 7/8। समझ आ गया? तो मार्क कर लो अभी भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घर जाके फिर से इसको अच्छे से रीड करना है कि सर ने क्या क्या बताया आज। ये एक क्वेश्चन में काफी सारी प्रॉब्लम सोल्व करता है आगे के लिए भी। चले, या तो उसको मना करके आ जाओ, कौन सी क्लास के हैं? करने दो। ओके, ऐसे कह दो सर डांट रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे है। अब 13 जो है 12 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। ठीक है, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। 18 बॉल्स है मेरे पास, 18 में से 10 तो ब्लैक हैं और 8 रेड है, उसमें से दो बॉल्स निकालनी है। कितनी निकालनी है? दो। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट, अरे इंडिपेंडेंट इवेंट दे दिया सर आपने, मजे हो गए। बस खुशी की लहर आ जानी चाहिए चेहरे पर। अब आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट, किस प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कर सकते हो। अगर ये नहीं कहता तो फिर कंडीशनल सोचनी पड़ती, कंडीशनल सोचना थोड़ा मुश्किल है, इंडिविजुअल से सोचना है ना। ठीक है फाइन। अब आपको क्या चाहिए? दोनों रेड चाहिए, बोथ बोल्स आर रेड, है ना। तो बोथ बोल्स, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अच्छा, इसके अगर सैंपल स्पेस बनाओ तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे सैंपल स्पेस में? बोलो। 10 ब्लैक और 8 रेड, है ना। टोटल कितने हो गए? 18 बॉल्स, है ना। तो पहले बॉल को 18 तरीके से निकालेंगे और फिर 17, है ना। तो आप भी मानते हो कि 18 इंटू 17 करेंगे तो इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ रहे हैं। ये नंबर ऑफ आइटम सैंपल स्पेस सर, ये 10th में चलता था, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर, या फिर अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चलता था ना। अभी हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करना सीखे, तो हम टोटल भी उसके इंडिविजुअल के हिसाब से मानेंगे, अलग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मानेंगे। जैसे कि 3 डाइस को थ्रो करने में 216 आउटकम्स हैं, लेकिन एक डाइस को थ्रो करने में 6 ही आउटकम्स हैं, तो हम नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल स्पेस 6 ही मानेंगे, क्योंकि हम तो अलग अलग चल रहे हैं, हम एक साथ चल ही नहीं रहे। ठीक है, डन। ठीक है, तो इसको, हाँ, तो इंडिपेंडेंट में हम चल सकते हैं, ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कुछ इवेंट्स मान रहा हूँ। तो बोथ बॉल्स आर रेड, तो दोनों रेड चाहिए, तो लेट्स से कि इवेंट ए बी, द फर्स्ट बॉल इज रेड, दोनों रेड चाहिए आपको, फर्स्ट बॉल इज रेड। इवेंट बी, बी, है ना। नहीं, बोथ बॉल्स आर रेड है ना, सेकंड बॉल इज ऑल्सो रेड। भाई जो पहली बॉल उठाई वो रेड आने की संभावना, और दूसरी बॉल उठाई, निकाल दो फटाफट फटाफट। तो पहली बॉल जब मैं उठाऊंगा तो उसके रेड आने की संभावना क्या होगी? रेड कितनी है बॉल्स मेरे पास? 8। तो अब आप फेवरेबल आउटकम 8 मानोगे, है ना। आप दोनों आइटम्स, दोनों इवेंट्स को साथ में घटित करना सोच ही नहीं रहे हो, आप अलग अलग सोच रहे हो। तो आपके लिए इवेंट स्पेस 8 का ही है और आपके लिए सैंपल स्पेस 18 का ही है, बस 18 इंटू 17 का नहीं है ना, 18 इंटू 18 का नहीं है, मतलब विथ रिप्लेसमेंट होता तो 18 इंटू 18 होता, वो नहीं है। ठीक है, तो 8 इंटू, और 8 डिवाइडेड बाय 18 विच कम्स आउट टू बी 4/9। ये भी सेम वही, क्योंकि आप विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो वो बॉल वापस चली गई उसके अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या हो जाएगा? 8/18, यानी कि 4/9। मुझे दोनों चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, है ना। तो मैं एक लाइन लिख दूंगा कि सिंस द बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, द बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, एक द लाइन लिख देना ये साबित करने के लिए कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। रिप्लेसमेंट, आप ये चीज समझ चुके होंगे कि इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का इतना रोल नहीं है जितना इंडिपेंडेंट इवेंट्स का रोल है। वो पहचानोगे तो ही मल्टीप्लीकेशन लगी, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी धरी की धरी रह जाएगी, लग ही नहीं पाएगी, है ना। ठीक है, सिंस द बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, सो इट implies दैट इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बी आर इंडिपेंडेंट। तो इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो हमको क्या चाहिए था? हमको ये चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड। So if you want to know the probability of both balls are red, that means mathematically you are required to find this thing,
सो बिकॉज द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट निकल के आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों जानते हैं हम। आंसर मैच करो, आंसर मैच करो, 16/81। तो काम 18 × 18 में से केसेस छांटते, रेड रेड वाले केसेस छांटते हैं ना, और कहाँ ऐसे काम हो गया ना। ठीक है, डन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या चाहिए उसको, पूछ। एक ब्लैक एक रेड, तो लेट से इवेंट ए है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। यार उसी में चेंजेस कर दो, लो इसी में चेंजेस कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है ना। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो उसको ब्लैक कर दूं, इसी में चेंजेस कर देता हूं। तो ब्लैक आने की मतलब ब्लैक आने की संभावना चाहिए, तो ब्लैक कितनी है टोटल, 10 है क्या। ओके, सो इसकी संभावना हो जाएगी क्या, 10/18, यानी कि बोलो 5/9। ठीक है, तो वही दोनों बॉल अभी अभी फर्स्ट और सेकंड बॉल वापस रिप्लेसमेंट के हिसाब से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकाल रहे हो आप इसमें, फर्स्ट फर्स्ट बॉल रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट इज ब्लैक एंड ये भी होना चाहिए, एंड सेकंड इज रेड, ये भी होना चाहिए। इसकी संभावना को ए इंटरसेक्शन भी कह सकते हो, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे भी हो जाएगा। सो आंसर इज 20/81, चेक करो। और अगर उल्टा कहता, फर्स्ट बॉल रेड और सेकंड बॉल ब्लैक कहता, तो भी यही आता, 4/9 इंटू 5/9 हो जाता। अभी 5/9 इंटू 4/9 हो रहा है, फिर 4/9 इंटू, पहले आपको रेड चाहिए, ठीक है, तो भी यही हो जाता। ठीक है, अब तीसरा सुनो। यस, अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, है ना, इसको मैं डिलीट कर दूं एक बार के लिए। देखो, ये कह रहा है एक ब्लैक चाहिए एक रेड चाहिए, तो बच्चे कहेंगे यार सेकंड और थर्ड तो सेम ही आ गया। नहीं, सेकंड और थर्ड सेम नहीं आया। सेकंड कह रहा है कि पहली बॉल ब्लैक चाहिए, दूसरी रेड चाहिए। थर्ड कह रहा है कोई भी एक ब्लैक चाहिए, कोई भी एक, सीक्वेंस मैटर नहीं करता मुझे। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आई, अरे ज्यादा आएगी भाई। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो तनिष्क, मैंने आपको एक गेम दिया। मैंने कहा कि लेट से ये दो कॉइन्स है ना, इस दोनों कॉइन्स को मैंने उछाला, पहले को उछाला, दूसरे को उछाला, पहले में हेड आया और दूसरे में टेल आया, तो तू जीता। एक केस तो ये हो गया। मैंने कहा किसी में भी एक में हेड आया और किसी में भी एक में टेल आया, तो खुशी जीती। तो ज्यादा चांसेस किसके जीतने के, क्योंकि आप तो जब पहले में हेड आता है दूसरे में टेल आता है तभी जीतते हो, और ये किसी भी एक में हेड आ जाती है तो जीते, यानी चाहे से वो सेकंड में आए। यानी आपके लिए तो फेवरेबल एच टी है, इसके लिए एच टी और टी एच दोनों हैं, क्योंकि एक हेड चाहिए कहीं भी आए, और आपको तो 100% पहले नंबर पे ही चाहिए। जब सपोज करो आपको एक ओवर में 6 रन चाहिए, कोई कहे कि आप एक ओवर में नहीं छक्का मार के जिता सकते हो, ऑप्शन ही एक ही है। तो एक बैट्समैन को मिले कि 6 गेंदों पे एक छक्का मारना है, कहीं भी मार ले, और एक बैट्समैन को ऑप्शन मिले भैया पहली गेंद पे ही मारना है, तो उसके लिए तो ज्यादा मुश्किल टास्क है ना यार। उसको तो फर्स्ट नंबर पे ही मारना है, उसको तो किसी बॉल पे भी मारना है, तो ज्यादा चांसेस उसके होंगे जिसको किसी भी बॉल पे मार। समझ गए ना, डन। अच्छा, तो आपको इसमें प्रॉब्लम है। ओके, चलो। तो अब देखो, इसी में मैं अभी आपसे जिक्र भी कर रहा था कि इसको अगर ब्लैक को कर दूं रेड और इसको कर दूं ब्लैक, तो अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वही 24/9 इंटू 5/9, वो वही हो जाएगी 20/81, जो एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, दोनों का सम है 40/81। क्यों है, क्योंकि आपको कोई भी एक ब्लैक चाहिए और कोई भी एक रेड चाहिए, तो दो तरीके से हो सकता है, पहले ब्लैक बाद में रेड, या दूसरा रेड बाद में ब्लैक। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 20/81, 20/81 है, तो कोई भी एक रेड और एक ब्लैक चलाना है आपको, तो आंसर 4। अब इसको लिखूंगा कैसे, अब इसमें इवेंट ही अलग मानना पड़ेगा, इसमें इवेंट क्या मानना पड़ेगा, अलग मानना पड़ेगा। पहला मतलब थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आपको फर्स्ट और सेकंड वर्ड को भूल जाना है, आपको केवल क्या लिखना है, वन इज ब्लैक एंड वन इज रेड, है ना। तो आप ऐसे लिखेंगे इसमें, इवेंट ए बी, द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, बस सिंपली, फर्स्ट और सेकंड से मतलब नहीं है, द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। और सेकंड में रेड चाहिए, तो ठीक है, कलर भी रेड ले लेता हूं, द बॉल ड्रॉन इज रेड। फीलिंग आई है ना, ठीक है साहब। तो ब्लैक आने की संभावना वही प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी आ गई,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई मतलब बताओ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी 10/18, यानी कि वही जो भी पहले निकली थी 5/9। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी 8/18, यानी जो वही पहले निकली थी 4/9। फाइन, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब आपसे पूछ लिया उसने नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमसे पूछा है सर उसने, वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, एंड अदर इज रेड। तो इस पूरी बात को तोड़ता हूं मैं दो बातों में। इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक रेड प्लस, और लगेगा भाई, ये चलेगा तो भी आएगा, ये चलेगा तो प्लस भी, या सपोज करो मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं तो चलो मैं इसको और लगा देता हूं, है ना, अभी के लिए। यहाँ यूनियन भी कर सकते हो, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी रेड ब्लैक। ठीक है, तो अब ये बात आप पहले लिख ही दोगे कि सिंस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, विथ रिप्लेसमेंट का केस वो लाइन जिससे सबसे पहले लिखी थी इसमें भी लिखी दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ठीक है, और की जगह प्लस आई जाता है, प्रोबेबिलिटी में और की जगह प्लस, एंड की जगह इनटू, दो रूल्स तो बिल्कुल रट लो, ठीक है ना। नाउ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। फाइन, बिकॉज लिख देना, बिकॉज, है ना, ए एंड बी आर, देखो बी आर लिख दिया, ब्लैक आने को ए लिखा है आपने और रेड आने को बी लिखा है, तो ए बी लिखो ना, या तो फिर ऊपर फिर बी आर मानो, है ना। ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और बी है, यस ए बी और बी है, तो ये हो जाएगा ए बी बी ए, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, है ना। ये आप रीजन में दे ही दोगे। ठीक है, सो ए की कितनी है 5/9 इंटू 4/9 प्लस 4/9 इंटू 5/9, सो 20/81 प्लस 20/81, आंसर इज 40/2। चलो, वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दो दो तरीकों से, तीन तीन तरीकों से। इसको डिलीट कर दूं एक बार में, देखो, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों रेड थी, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, फर्स्ट सेकंड को भूल जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोनों रेड थी, थर्ड में एक ब्लैक एक रेड थी, तो अब केस क्या बचा, दोनों ब्लैक होने का ही तो केस बचा। लेट्स से फोर्थ क्वेश्चन यही होता मेरा कि बोथ वॉल्स आर ब्लैक, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में 4 क्वेश्चन आ जाए तो, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 40/81 निकाली थी अभी आपने, उसकी क्या निकाली थी बोलना, दोनों रेड होने की, दोनों रेड होने की 8/16/81 निकाली थी, और दोनों ब्लैक होने की क्या होगी 10/18 यानी 5/9 25/18 हो जाएगी। और इसमें तो एक ही केस बनेगा ना, जैसे इसमें भी एक केस बना था। अब आप तीनों को जोड़ना जरा, देखो, वी विल कम टू एन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, 1, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में कोई चीज हो भी नहीं सकती। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगले उसमें आ रहा है, ये एक्सरसाइज खत्म होगी तो शुरू होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब हमेशा आप दुनिया में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें क्या क्या हो सकता है, सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो तो बनाएगा। तो इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या दुनिया में, नहीं हो सकता ना भाई, ये एक्सपेरिमेंट चले तो इस क्वेश्चन को तोड़ लिया निचोड़ लिया ढंग से, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 भी तगड़ा है भाई, सारे अच्छे अच्छे आ रहे हैं अभी तो। हाँ जी, 14 को अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करो, जितना 12th इंपॉर्टेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट 14 भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए, ये बड़ा बहुत बड़ा हिंट है, इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। भाई ए मान लो तनिष, बी मान लो ये, अब उसकी जाता है भाई 1/2, तेरी कम है ना। ठीक है, तो ए ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेट्स से मैंने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी, दी दोनों को, तो ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसके हाफ चांस है, और बी सॉल्व करेगी, उसके 1/3 चांस है। ठीक है ना, इसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे मत जिताओ। ओके ठीक है, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या हुआ सर, ऐसे मान लो मैंने दोनों को अलग अलग कमरे में बिठा रखा है ना, तो टीपने टापने का कोई चांस नहीं, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। और सपोज कर दोनों को साथ में एक ही बेंच पे बिठा दूं, तो वो भी इसको हेल्प कर रहा है, ये इसको हेल्प कर रही है, तो इंडिपेंडेंट सॉल्विंग नहीं हुई है ना, इसमें डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे फिर, है ना। तो ये हिंट होता है एक तरीके से। चलो, अब क्या है, इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तू अपना, तो आप संभावना बताओ, पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दूसरा क्वेश्चन उनमें से कोई एक जना सॉल्व करता है। तो देखो, मैंने आप दोनों को अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया है, तो 3 बातें हो सकती हैं, या तो दोनों ही सॉल्व नहीं करेंगे, या दोनों सॉल्व करेंगे, या एक करेगा, और एक करेगा उसके भी 2 बातें हैं, ये करेगा, ये करेगी, ये नहीं करेगा, और ये करेगा, ये नहीं करेगी, तो इन ऑल 4 केसेस होगा।
उन चारों का प्रोबेबिलिटी का सम वन आएगा ही आएगा। ये हालांकि अगले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, बट हाँ आपको पता है भाई ये इनका वन आएगा, तो आपको अच्छी बात है, मतलब बेस से सीख रहे हो चीज को। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब ए और बी की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है, तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगा, इवेंट्स मान लूंगा ए एंड बी। ए एंड बी, नाम भी उनके ए एंड बी है, तो इवेंट्स भी ए एंड बी मान लो। ठीक है ना, इवेंट ए बी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए। इवेंट बी बी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी। ठीक है, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको निकालनी नहीं है, गिवन है क्या, 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है, तो लगे हाथ में इनके नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेता हूँ। निकालूं क्या, या फिर उधर भी निकाल सकते हैं, 1 - चलो एक 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 चीज और निकाल लो, बस एक चीज और निकाल लो, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन पे चल सकते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट दे बोथ आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, है ना। इट इज गिवन दैट ए एंड बी are solving the problem independent, are solving the problem independently। ठीक है, सो सो वो दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर दें, ये भी कर दे और वो भी कर दे, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों की वैल्यू गिवन है। सो 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/6। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन से पहले मैं सेकंड क्वेश्चन आऊंगा करूंगा ना, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, है ना, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एक जना सोल्व करता है, या तो ये करती है फिर तू नहीं करेगा, और या तू करेगा तो ये नहीं करेगी। ठीक है ना, सो प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको एग्जैक्टली वन ऑफ देम, ऐसे कैसे छाप देता हूं मैं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वर्ड ना भी लगाएं तो भी उसका मतलब यही है। लैंग्वेज अगर थोड़ी सी इधर उधर है, जैसे वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब भी यही है कि एग्जैक्टली एक ही कर रहा है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम, उसने एक्चुअली एग्जैक्टली वर्ड लगा के आपको और एक्यूरेट कर दिया कि आप गलती ना करो, सॉल्व्स द प्रॉब्लम। यस यस यस, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इसका मतलब, इसको तोड़ रहा हूं, इस भाषा को तोड़ रहा हूं मैं, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए बट नॉट बाय बी, बाय ए बट नॉट बाय बी। और अभी लैंग्वेज में और लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी एंड नॉट बाय ए, सॉल्व्ड बाय बी but not by A, but not by A. Problem is solved by A but not by B, or we can say the union of problem is solved by B but not by A. चलिए, तो A ने करी और B ने नहीं करी, एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बी एंड बट नॉट बाय ए, तो इसका यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे। ठीक है ना, सो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए, दैट मीन्स ए, एंड दोनों चीजें चाहिए, इंटरसेक्शन बी नॉट, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी बी ने तो नहीं करी, बी ने नहीं करी, इंटरसेक्शन है, यस और नो। ठीक है, बी ने करी, ओके फाइन, हाँ एक ही बात लिख दी मैंने, दोनों जगह एक ही बात लिख दी, सॉरी है। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी। अभी ठीक है, अभी ठीक है, चलो 1 मिनट होल्ड करना बच्चों। कट गया। ओके, कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, लीव इट, हम क्यों सोचे इतना, हमको हमारा काम करना है ना। ठीक है, हो सकता है उनके पुराने जन्म को अच्छे कर्म हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ए और बी डैश भी होंगे। आ जाओ वापस उसी लॉजिक पे, और बी डैश और ए भी, ए डैश और बी भी होंगे, होंगे ना, चार जोड़े बनते थे। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। हाँ वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ना, ये एक बात हो गई, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जितनी फ्लो में अभी आप बता रहे हो ना, उतना ही अटकते हैं, एक बार एक्सरसाइज खत्म हो गया अगले चले जाते हैं ना।
तो बता रहे हो, अच्छी बात है, बट पकड़ के रखना चीज को, छोड़ना मत कि हाँ मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, कुल मिला के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मुझे पता है 1/2। मैं तभी कह रहा था कि बी डैश के एंड टू एंड निकाल लेते, चलो कोई बात नहीं, अब निकाल लूंगा। इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3, जो कि 2/3 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज 1 माइनस 1/2 into probability of A is 1/3. So the answer is 1/2 into 2/3 plus 1/2 into 1/3. So basically it is 1/6, LCM लूंगा ना मैं, तो 2/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। सो आंसर इसका तो हो गया 1/2। एक बार इसका आंसर मैच करो। पहले सेकंड वाला करा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, सभी को क्लियर है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो किसी ने तो करी है, तो क्या क्या चीजें हो सकती है, मेरी प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी है, या तो उसने करी है और तूने नहीं करी, या फिर तूने करी है इसने नहीं करी। ये दोनों केस तो मैं ले चुका हूं, ये अब एक केस ही तो छूटा, इसके में एक प्रोबेबिलिटी और जुड़ जाएगी कि दोनों ने करी है, तो दोनों ने करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 निकाल चुके हो, इसमें इसको ऐड कर दो, इसमें इसको ऐड कर दो, तो 1/2 प्लस 1/6 यानी कि 4/6, सॉरी 2 प्लस नहीं, क्या लिखा मैंने, 3+1 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। तो आंसर तो मैच करो, अब फिर इसको कॉन्सेप्टुलाइज कर, सही है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करूँ, उसको डिलीट कर दूं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि प्रॉब्लम सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले सेकंड कराया है ना, समझ में आया ना, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो इस पूरी भाषा को मैं कैसे लिखूंगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए बट नॉट बाय बी, बट नॉट बाय बी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व, सॉल्व बाय बी, बी बट नॉट बाय ए, फाइन। और प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बोथ, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व ही करनी है तो यही हो सकता है, बाय बोथ, डन। अब ये दो केसेस की तो मैं आंसर निकाल चुका हूं, तो मैं बार बार क्यों लिखूं, क्या निकाल चुका हूं मैं इसको, एक्चुअली इसको लिखा क्या था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब हो जाएगा दोनों ने कर दी तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों की मैं निकाल चुका हूं तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, 1/2 प्लस इसकी 1/2 थी, इसकी अलग अलग कितनी थी, इसकी थी 1/6 और इसकी 2/6, इसकी 2/6, इसकी 1/6, 2/6, हाँ 3/6 आई थी दोनों, और इसकी 1/6, और ये मैं पहले निकाल चुका था दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट ए और बी, है ना, क्या 1/6। सो आंसर इज 2+1+1 4/6 यानी कि 2/3। ये तो गया बेसिक तरीका। अब यहाँ पे आपको तीन बातें लिखनी पड़ेंगी। पहली बात तो आपको ये लिखनी पड़ेगी कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तभी मैं ये 1/6 कर पाया। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी होंगे और ए डैश और बी भी होंगे, तभी आप इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे भी निकाल पाए, तभी आप इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट यहाँ पर भी निकाल पाए, ठीक है ना। ये सब हो गया। अब सुनो, अब सुनो, सेट थ्योरी पढ़ी है आपने, सेट थ्योरी में मुझे बताओ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी भूल जाओ, सेट पे आ जाओ, इवेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, सेट थ्योरी में आपने ए और ए यूनियन बी का मतलब क्या सीखा है, ये तो फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ए का पार्ट भी चाहिए, बी का भी पार्ट चाहिए, और दोनों का है तो भी चाहिए, कुल मिला के ए और बी के बाहर का नहीं चाहिए। अब इस केस को इस क्वेश्चन से कनेक्ट करो, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ए कर दे तो भी चलेगा, बी कर दे तो भी चलेगा, दोनों कर दे तो भी चलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ही निकाल लेते ना, ठीक है। कैसे, आ जाओ वापस उधर, सेकेंड अप्रोच, इस क्वेश्चन की सेकेंड अप्रोच, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, दैट मींस कोई भी करे ए यूनियन बी,
प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बस ये लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए पकड़ पड़ते ही। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, दैट मीन्स हमको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसमें ए करे ठीक, बी करे ठीक, दोनों करे ठीक। कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ए की प्रोबेबिलिटी क्या दी है? 6 एलसीएम ले लूं, 3 + 2 - 4/6, आंसर इज 2/। समझ में आया? अब आपको अगर ये नहीं पता कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप कितनी भी मल्टीप्ली, बस प्रॉब्लम यही कि बच्चे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है पढ़ लेते हैं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करना है ये पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वही उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि इस प्रॉब्लम में सॉल्व्ड लाइन को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं, ए यूनियन बी लिखूं या ऐसे लिखूं या कैसे लिखूं। यही प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती उनकी। ठीक है, समझ गए क्या? चलें आगे। और कोई मन में क्वेरी डाउट आ रहा हो तो अभी भी पूछ लो। ठीक है ना, आज मैं भी फुर्सत में हूँ, आप भी फुर्सत में है, तो क्वेश्चन सारे ही करने हैं वैसे भी। तो 3 ही क्वेश्चन बचे, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ कुल मिला के अभी तक जो हमने ये 2 क्वेश्चन किए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप घर जाके वापस करेंगे ही करेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है। 12th 1 एंड वॉट 14th 1। ठीक है ना। चलो अब 15 क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन, चेक करनी है इंडिपेंडेंसी। फटाफट देखो, एक कार्ड निकालना है 52 कार्ड्स में से, ठीक है ना, एक ही निकालना है। किस केस में ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे, किस में नहीं होंगे, इतना पता करना है। सिंपल सा, अपन ने पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में भी चेकिंग करा था, इंडिपेंडेंसी चेक करा था। द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, है ना, ई इवेंट है कि जो निकला हुआ पत्ता है वो स्पेड आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ भाई। स्पेड कितने होते हैं, हुक्म कितने होते हैं? 13, 13/52 यानी कि 1/4, है ना। और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो, एस, इक्के कितने होते हैं? 4, 4/52 यानी कि 1/13। अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं अभी मैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। अब ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? अरे वो तो चेक करना है चेक करना है कि कौन से इवेंट्स में क्वेश्चन में ई और एफ। तो आप जनरल सोचो कि 52 में से आपको एक पत्ता निकालना है और आपके साथ ई भी होना चाहिए, आपके साथ एक ही पत्ता निकल रहा है। ऐसे मत सोचना कि ई एक पत्ता निकल रहा है एफ दूसरा, ऐसा नहीं। समझ गए ना बेटा, 2 कार्ड्स आर नॉट ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन। ई एक इवेंट है, एफ एक इवेंट है, वो दोनों इवेंट एक ही कार्ड में भी तो लग सकते हैं। एक इवेंट ई क्या है कि वो स्पेड निकले, एफ क्या कहता है वो एस निकले, तो दोनों होंगे, तो यानी वो हुक्म का इक्का निकले, सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है 52 का। तो नहीं, मेरा हुक्म का इक्का है। ठीक है, सो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है हुक्म का इक्का एक ही होगा, 52 में से एक ही होगा, दो हो सकते हैं क्या कभी? अब आप चेक करो कि इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट ये आ रहा है क्या? आ रहा है तो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर नॉट। पहले आप निकालो जनरल तरीके से, पहले आप निकालो जनरल तरीके से 52 पत्तों को सोच के, फिर आप चेक करो। ठीक है, सो मैं एक लाइन लिख दूंगा यहाँ पे, हेयर हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ comes out to be 1/4 into 1/13, which is equal to 1/52, which is equal to probability of E intersection F. Hence, we can conclude that E and F are independent. तो ये लाइन वाइन लिख देना आप, दूसरे तीसरे को फटाफट से ऐसे ही देख लो, इंडिपेंडेंट। ठीक है, डन कर दूं क्लियरली। सेकंड क्वेश्चन देखो, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो काले पत्ते कितने होते हैं? 26। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अलग से, मतलब आप जब ई सोच रहे हो तो ई सोचो, एफ को भूल जाओ। तो 52 में से एक पत्ता निकालना है, 26 निकालना है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। तो क्या निकालोगे? 1/2, 26/52, विच कम्स आउट टू बी 1/2। ओके, कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। अब किंग निकालना है तो किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 4/52 यानी कि 1/13। अब दोनों होने चाहिए, है ना। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज लैंग्वेज क्या लिखोगे? दोनों कराने की प्रोबेबिलिटी, यानी कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक किंग। ब्लैक मतलब एक ही कार्ड निकाल रहा हूं मैं, कार्ड एक ही निकाल रहा हूं, लेकिन वो ब्लैक निकले और वही किंग भी निकले, ब्लैक किंग। दैट मीन्स ये वाला भी हो और वो वाला भी हो, है ना, ये वाला हो या। तो अभी आपको इसका प्रोडक्ट नहीं करना, ऐसे प्रोडक्ट नहीं करना, अभी आपको जनरल सोचना है, फिर चेक करना है कि प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। ऐसे नहीं इसको इंटू कर दो, ये तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिपेंडेंट है, आपको डिक्लेयर नहीं करना, चेक करना है ना। तो हाँ, अब आप 52 पत्तों में से सोचो कि ऐसे कितने पत्ते हैं जो काले भी हैं और किंग भी हैं। तो 4 किंग होते हैं जिसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक, तो 2/52। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग से हुआ।
जिसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/26। अब आप चेक करो तो ये 1/2 इंटू 1/13 लिख देना। हेयर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एफ इक्वल टू प्रोडक्ट, तो ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, किंग निकले तो चलेगा, क्वीन निकले तो भी चलेगा, ये पूरा इवेंट है ई। तो किंग कितने होते हैं, 4, क्वीन तो और में हमेशा जोड़ते हैं अपन, है ना, और में जोड़ 4 और 4 8, 8 आपके फेवरेबल केसेस हो गए आउट ऑफ 52, दैट मीन्स 2/13। ठीक है, इधर आओ। कार्ड ड्रॉन इज किंग, क्वीन और जैक, है ना, तो ये भी क्वीन भी कौन चिल्ला रहा है, और क्वीन, ये नाइन्थ वाला है, क्वीन और जैक, तो 4 क्वीन है और 4 जैक है ना, तो 8/52, 2/13। ठीक है ना। ओके, अब आपको दोनों चाहिए, मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, यानी कि आपके कार्ड किंग निकले चलेगा, किंग निकले चलेगा और जैक निकले चलेगा, तो 12 हो गए। 12 बटे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, जनरल में 12/52, यानी कि 3/13, 4 से काट दिया। अब क्लियरली इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर नहीं यार, और प्रैक्टिकली देखें तो क्वीन क्वीन कॉमन हो गया था ना, इसलिए भी नहीं होगा। प्रैक्टिकली भी कॉमन सेंस से पता होना चाहिए और मेथड। तो ई एन एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कर लोगे इन दिस केस, वो स्टेप्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरह लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, सो इट इज नॉट एन, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। चले लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज। अच्छा अभी तो एक और बाकी है, अभी तो एक क्वेश्चन और बाकी है इंपॉर्टेंट। देखो, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20% रीड बोथ हिंदी। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ते ही क्यों है ना, है ना। हाँ ठीक है, वो पढ़ता है जो आखिरी में एग्जाम क्रैक करता है। ठीक है, इन ए हॉस्टल, चलो आ जाओ फटाफट खत्म करो। 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर और 20% है जो दोनों पढ़ते हैं। स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो 2 तरह की कैटेगरीज हैं, हिंदी न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो मैं इवेंट्स ए एंड बी मान लेता हूं, या एच और ई मान लेते हैं, चलो। वैसे मत माना करो एच और ई, है ना, ये बच्चों वाले चीजें होती हैं, एच फॉर हिंदी है। एक्चुअली जो इवेंट्स आपको जो स्टैंडर्ड दे रखे हैं वो, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ई और एफ, अदरवाइज ए एंड बी, तो ए एंड बी मानते हैं। लेट द इवेंट्स ए बी, द स्टूडेंट सेलेक्टेड, द सेलेक्टेड स्टूडेंट, उन सारे बच्चों में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा हूं ना मैं, द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स, रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, and let the event b be the selected student reads English newspaper. और मैंने उस टाइम ये भी कहा है कि अभी अपन इसको जनरल साइंस से देखना है, आगे कॉन्सेप्चुलाइज करके देखेंगे। हम्म, ठीक है, ये हो गया। 11th में बताया होंगे बेटा, 10th में तो आए थे नहीं, 11th में बताया होंगे सेट थ्योरी में, पहले चैप्टर में। हाँ ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, आपको गिवन है, आपको सोचना ही नहीं है, आपको गिवन है कि 60% हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 60%, 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, तो प्रोबेबिलिटी के सेंस में हो जाएगा 3/5। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, तो कितने परसेंट है, 40%, दैट मीन्स 40/100, और प्रोबेबिलिटी के केस में हो जाएगा 2/5। ठीक है, डन। और उसके बाद क्या कह रहा है ये, कि बोथ जो है ऐसे भी हैं जो 20% है जो दोनों पढ़ते हैं ना, नहीं सी क्यों माने, सी क्यों मानेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, अरे आपने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया है वो दोनों पढ़ रहा है, तो आपने डिफाइन किया हुआ है ना, ए का मतलब हिंदी पढ़ना, बी का मतलब इंग्लिश पढ़ना, तो दोनों पढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये भी गिवन है, ये भी नहीं निकालना आपको, ये भी आपको गिवन है, कितना गिवन है, 20%। 20% का मतलब हो जाएगा 20/100, यानी कि 1/5। यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चले। ठीक है, एक बार मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि कुछ और सॉल्व करना हो तो यहाँ करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 इज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स, मान लो कोई गर्ल्स हॉस्टल है ना, सारे शी हैं इसमें, दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना। आपको वो जो बच्ची सेलेक्ट हुई वो ना तो हिंदी पढ़े ना इंग्लिश पढ़े, इस बात की संभावना चाहिए, ना तो इंग्लिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर इंग्लिश, नीदर इंग्लिश, पूरा लिखना आप, सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी न्यूज़पेपर।
मुझे तो केवल इतना बताओ, इसको प्रोबेबिलिटी की दुनिया में कैसे डिनोट कराओगे इस भाषा को? नोटेशन, नोटेशन, फॉर्मूला नहीं। इंग्लिश भी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदी भी नहीं पढ़नी चाहिए, और ये दोनों बातें होनी चाहिए। तो दोनों के डैश का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। यस, वेरी गुड। अब आपके पास अभी ये नॉलेज नहीं है कि ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, कहीं आप ये मत कर देना, कबाड़ा हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। और पता है आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा मेरे पास नॉलेज है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बताओ आपके पास नॉलेज है क्या भाई ये इंडिपेंडेंट है या नहीं? सोचो जरा। इंडिपेंडेंट होंगे? नहीं है। अब देखो, हो गई ना गलती। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बताओ कैसे नहीं है? ये जो पिक्चर मेरे सामने रखी हुई है ना, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं है। अरे भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू बी, क्या ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रही है क्या? तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है तो ए डैश बी डैश नहीं होंगे, चार पेयर। अगर एक पेयर होगा तो चारों होंगे, नहीं तो कोई भी नहीं होगा। तो ए और बी नहीं है ना इंडिपेंडेंट, तो ये भी नहीं है और ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये करना गलत है। तो क्या करूं फिर मैं? फिर क्या? यस। तो फिर दूसरा तरीका, डी मॉर्गन्स लो। अदर अनदर वे इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। इसको लिखा भी गलत है मैंने, इसको लिखा गलत है। ए यूनियन बी होल डैश, ये तो एक सेट बन गया, एक ब्रैकेट और लगेगा। ठीक है ना? अब इसको निकालने के लिए क्या करूंगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी ऊपर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां से निकाला जा सकता है। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड। ओके, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 3/5, 2/5 माइनस 1/5। सो ये इट विल बी तीन और दो, पांच में से एक गया चार, 4/5 यानी कि 1/5। चेक करो, समझ में आया? ठीक है। तो लैंग्वेज पढ़ना है, उससे बनाना है, बना के फिर सोचना है क्या क्या डेटा गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, वो सब कुछ सोचना है। सेकंड क्वेश्चन देखूं मैं? देखूं? अच्छा, एक तरीका और है, वैसे तो वो तो सेम ही तरीका है। नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी का मतलब होता है, इस बात का मतलब होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर इंग्लिश और हिंदी, है ना? तो बात वही है, किया किया हमने वही है, इधर और में यूनियन करते हैं और वन में से माइनस किया तो एक्चुअली यही है ना, देख करो यहाँ पे, यही तो किया। अब चाहे से मैं पहले बात को बात में कन्वर्ट करके फिर लगाऊं, या बात को कन्वर्ट करके फिर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करूं, बात एक ही है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शी इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अब जो आपने बच्ची सेलेक्ट करी है उसने कह दिया आगे, ओके, कि मैं तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, उल्टी कर दिया आती, उल्टी कर दिया मतलब बक दिया, कह उसको समझा के बताया था कि कुछ मत बोलना जाके, लेकिन बता दिया, उसने बता दिया सर मैं तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। अब बताओ क्या चांसेस है कि वो इंग्लिश भी पढ़ती है? क्या हो गया ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट तो हो चुका है, अब ये पहचानना है। अब देखो पिछले एक्सरसाइज ही गई है अभी 3 दिन पहले, लेकिन उतनी इफेक्टिवली नहीं पहचान में आ रही जितना जब हम वो एक्सरसाइज कर रहे थे तब पहचान में आ रही थी। तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो बहुत सरल सी चीज थी। हाँ, हाँ, नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इतनी सरल चीज थी, लेकिन फिर भी एक एक्सरसाइज बात समझ में नहीं आ रही, तो ये तो इतनी डिफिकल्ट चीज है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो ये कहाँ समझ में आएगी तीसरी चौथी एक्सरसाइज के बाद? ठीक है ना? तो पकड़ के रखो भैया, पकड़ के रखो, है ना? इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी पढ़ती है तो क्या संभावना है कि वो इंग्लिश भी पढ़ेगी? और दूसरा तीसरा क्वेश्चन फिर है, अगर वो इंग्लिश पढ़ती है तो क्या संभावना है वो हिंदी भी पढ़ेगी? तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, मैं इधर ही सॉल्व कर दूंगा इसको। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मेरा कि सेकंड क्वेश्चन, मैं पूरी बात लिखूंगा पहले तो, ऐसे पूरी रामायण लिख देना। इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये वाली चीज तो प्रोवाइडेड दैट हो जाएगी, और ये चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। तो जो चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो ऊपर आता है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना क्या था? बी, तो बी ऊपर आएगा। और जो चीज प्रोवाइडेड दैट है हमको पता है वो नीचे आता है, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए है या नहीं? मैंने लाइन नहीं लिखी, सीधे लिख दिया। आप एग्जाम में पूरी लाइन लिखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर इज गिवन बाय दिस थिंग। और इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है कहाँ है? ए इंटरसेक्शन में 1/5 दे रहा है ना, डिवाइडेड बाय ए क्या है? 3/5, तो 1/5 बाय 3/5।
हाँ 3/5 इट इज इक्वल टू 1/3। और थर्ड बता दो, उल्टा कर दूंगा ए ऑन बी। इसको मैं मैथमेटिक्स क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर इट विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन बी 1/5 और 2/5, यानी कि 1/2, 1/2। आंसर मैच करो एक बार, ठीक है। और दो ही बचा। देखो हमको पता है वो कि वो हिंदी तो पढ़ती है, इधर देखो कॉमन सेंस से देखो, हमको पता है वो हिंदी तो पढ़ती है, तो हमको पता है वो हिंदी तो पढ़ती है, तो इसका स्कोप खत्म, इंग्लिश पढ़ने का स्कोप खत्म। अब वो साथ में इंग्लिश भी पढ़े तो वो इस कैटेगरी में होनी चाहिए, आउट ऑफ दिस कैटेगरी, तो 1/3। वैसे 1/5 ओवरऑल का देख रहा था मैं, लेकिन अब मैं उसको हटा के इसी का देखूंगा, फिल्टर हो गया मेरा। और उस केस में मुझे पता है कि ये पढ़ती है नहीं पढ़ती, तो 1/5 आउट ऑफ 2/5 देखूंगा, 1/2। ठीक है ना। चलें लास्ट के दो क्वेश्चन, वो तो जनरली छोटे होते हैं, देख लो बेटा। इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, कितने कितने ड्राई रोल कर रहे हो। वेन ए पेयर ऑफ डाइस, अगर मैं पेयर ऑफ डाइस रोल करूं तो 36 आउटकम्स होते हैं, उसमें से हर एक डाइस पे, दोनों पे आपको क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो मुझे बताओ अगर मैं दो डाई रोल करूंगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है क्या, सबसे पहले तो ये लिख दो ना यार, when two dice are rolled we know that event A and B are independent events। इवेंट ए को मान लो, इवेंट ए को मान लो प्राइम नंबर ऑन वन डाई, फर्स्ट डाई, प्राइम नंबर ऑन ऑन ईच डाई कह रहा है ना, तो प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाई, अच्छा इवन प्राइम नंबर, सॉरी इवन प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाई, सेकंड इवन प्राइम नंबर ऑन सेकंड डाई, ऑन सेकंड डाई। ठीक है ना। अब इवन प्राइम नंबर टू ही आपको बताना चाहिए, ठीक है। अब आपको तो दोनों चाहिए और आपने एक लाइन लिख दी कि इट इज वेरी मच क्लियर दैट बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए आने की संभावना पहले डाई पे इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, एक ही होता है, आउट ऑफ 6 आउटकम्स 1/6, 1/36। अब आप वो डबल वो सोचो, आप जो 10th में करते थे 1 1 2 2 3 3 4 4, उसमें एक ही आउटकम होगा 2,2 जो ये को सेटिस्फाई करेगा आउट ऑफ 36। लेकिन मैं 10th से चलता तो मैं 36 में से फिल्टर करता, और अभी मुझे पता है दोनों इंडिपेंडेंट है, तो मैंने 6 में से फिल्टर करके प्रोडक्ट कर दिया। समझ में आ गया ना, ठीक है, नहीं फायदा हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी है ना। टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, दो इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, कब होंगे, बताओ कब होंगे। दो इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट कब होंगे, बोलो ना। जब आप कहोगे सर ये हो जाए तो होंगे, आप कहोगे सर ये हो जाए तो होंगे, मैं कहूंगा गलत, मैं कहूंगा गलत। मैं तो ये कहूंगा ये हो जाए तो होंगे ही होंगे, पर अगर ये भी हो जाए तो भी होंगे, है ना। और कोई, मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर ये भी हो जाए तो भी होंगे, और तो भी होंगे। मैं कहूंगा कि अगर ये भी हो जाए ना तो भी होंगे। तो जो बच्चा केवल बेस मतलब पढ़ के आया, बच्चे टीचर की रटी रटाई बात याद करके आया, वो तो ऑप्शन नंबर 1 ढूंढेगा इन चारों में, चारों में क्या ढूंढेगा, ऑप्शन। और जो बच्चा उस थ्योरम जो अभी तक अपने प्रूव नहीं करी उसको ढंग से नोट करके पढ़ के और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इससे सॉल्व करके आया। अभी हमने जब इससे सॉल्व किया था तो मैंने कहा क्या था, दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, इससे सॉल्व कर लो या जनरल सॉल्व कर लो, तो वो बच्चा जो जनरल सॉल्व करके आया है उसको इन तीनों के बारे में तो पता ही नहीं, लेकिन जो बच्चा इससे सॉल्व करके आया उनको इन तीनों के बारे में पता है। तो अब आप चारों में से इनमें से कोई एक ऑप्शन ढूंढेंगे, तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो साफ साफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट का कोई लेना देना नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, 1 माइनस पी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्योंकि ये एग्जैक्टली इससे मैच करता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बराबर है ऐसा कुछ हमने कहा नहीं था कभी, और ए और बी का सम बनो ऐसा भी नहीं कहा था, बट इसके लिए एक वर्ड होता है, अगर दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम बन आ जाए तो क्या कहते हैं, मतलब कितनी भी प्रोबेबिलिटीज का अगर सम बन आ जाए तो उन इवेंट्स को एक नाम दिया जाता है, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और अगर नहीं पता तो आने वाला है टोटल प्रोबेबिलिटी, अगला ही कल ही हम डिस्कस करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाए उन सारे इवेंट्स को मिला के कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। का पेयर भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, एबीसी भी हो सकता है, ठीक है फाइन। टोटल सॉरी, थ्योरम ऑन टोटल थ्योरम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी प्लस इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहाँ पे, है ना।
एक थ्योरम फिर भी बची गई, ठीक है ना? बता दूं क्या, 2 ही मिनट में हो जाएगी। जनरली देख लो। देखो, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ये तो गिवन है। अब आपको टू प्रूव करना है। कोई भी उन तीन में से एक केस ले लो, एक केस ले लो, बाकी सारे आप वैसे प्रूव कर दोगे। तो मैं ये वाला ले लेता हूं, पहला ही पहला, ए डैश इंटरसेक्शन बी ले लेता। तो इसमें क्या प्रूव करना है आपको, ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये प्रूव करना है आपको, है ना? बाकी तीन आप ऐसे सेम इसमें प्रूव करोगे, ठीक है? स्टार्ट करूं प्रूफ? ठीक है। एलएचएस क्या है? पी ए डैश, एलएचएस उठा लिया मैंने, तो कुछ नहीं किया, एलएचएस उठा लिया। इसको आप जनरली कैसे, अभी अपने क्वेश्चन में ही कर दिया एक्चुअली इसको सॉल्व। इसको आप जनरली कैसे लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड, ये आना चाहिए बस। अब ये नहीं आता तो ये थ्योरम नहीं सॉल्व कर सकते, प्लस क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर सकते। ये आता है ना आपको? आता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू गिवन है? बोलो, गिवन पॉइंट को यूज करो। गिवन है ना, मैं थोड़ा कह रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन दोनों में से, इधर से क्या बचा 1, उधर से क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विच इज इक्वल टू आरएचएस, गेम ओवर। ऐसे ही बाकी तीन में प्रूव कर सकते हो। एक नंबर का थ्योरम जनरली देखने को मिलता है, अगर आता है तो बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके से कर दोगे। मुद्दा ये है कि ये पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर होता है। हाँ, हाँ, डी मॉर्गन लगा देंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में डी बी, ये और उसको एक्सपेंड कर देंगे, फिर सॉल्व करते जाएंगे, अंत में वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप। तो थ्योरम भी हो गई अब मेरे पास, मेरे हिसाब से, है ना? अब मत कहना पेंडिंग है। कल अपन बेस थ्योरम एंड उससे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी सीखेंगे, तभी बेस थ्योरम समझ आएगी।